नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने क्रीमिया को लेकर सीक्रेट मिशन तैयार किया और आज अंजाम दे दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया के पास तमन पर बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने तमन के ऑयल डिपो को ड्रोन से उड़ा दिया है। यह हमला पुतिन के दिल पर हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि रूस बदला भी महाविनाशक अंदाज में लेगा। उधर क्रीमिया में यूक्रेन की जासूसी को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया डीकोड हो चुका है, जिसको आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। साथ ही वॉर जोन की कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने होंगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमला किया है। क्रीमिया ब्रिज के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। क्रीमिया ब्रिज के पास तमन में ये हमला हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन से तमन के ऑयल डिपो को उड़ा दिया। यूक्रेन के हमले के बाद ऑयल डिपो में देखिए कैसी भीषण आग लग गई। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जिस वक्त यह हमला हुआ, इस पूरे इलाके में क्या हाल था। धमाके के बाद की ये तस्वीरें एक एक करके TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ऑयल डिपो पर हमला बोला गया है और किस तरह से ऑयल डिपो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से तमन के ऑयल डिपो को उड़ा दिया है और इस बड़े हमले को अंजाम देने में ज़ेलेंस्की कामयाब रहे। क्रीमिया ब्रिज के पास तमन में यह हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने एक एक कर अब TV9 भारतवर्ष पर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए, रात की तस्वीरें हैं, दिन की तस्वीरें हैं। हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं किस तरह से ड्रोन अटैक के जरिए बड़ा हमला करने में कामयाब रहा है यूक्रेन। ये अपने आप में सोचने वाली बात है और बेहद चिंताजनक खबर है रूस के लिए। आने वाले वक्त में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का कैसे जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर अब किस रणनीति पर काम कर रहा है रशिया, यह देखने वाली बात होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से ऑयल डिपो को पूरी तरह से इस हमले में कर दिया गया है बर्बाद। और यह सब कुछ हुआ कहां? क्रीमिया पर यह अटैक किया गया है, वो क्रीमिया जिसे पुतिन की नाक कहा जाता है। तो यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया शुरू हो चुका है। हमले वाली जगह क्रीमिया ब्रिज के बेहद करीब है। क्या यूक्रेन के निशाने पर अब क्रीमिया ब्रिज भी था? यह बड़ा सवाल है। तमन में हमला यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया का कहीं हिस्सा तो नहीं? क्रीमिया से रूस को अलग करने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि ज़ेलेंस्की खुलेआम ये धमकी दे चुके हैं रशिया को कि हमारा अगला निशाना क्रीमिया होगा और क्रीमिया को एक बार फिर रूसी कब्जे से मुक्त कराना है, ये कहा था ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के ताजा हमलों के बाद वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के साथ सभी फ्रंट लाइन पर रूसी फौज हाई अलर्ट हो गई है। सभी मोर्चों को रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। 9 मई तक रूसी सेना कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इन इलाकों में आम लोगों के आने जाने पर सख्ती है। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में रूसी सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन भी तेज हो गया है। क्रीमिया में यूक्रेन के इंटेलिजेंस ग्रुप के सदस्य को पकड़ लिया गया। क्रीमिया पर बड़े हमले की साजिश का आरोप है इस शख्स पर। क्रीमिया के पास हमले के बाद अलर्ट पर रूसी एजेंसियां नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से इस शख्स को बड़े हमले की साजिश के आरोप में पकड़ा गया है। उसकी भी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया पर एक और खुलासा हुआ है। क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को फिर उड़ाएगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के करीबी ओलेक्सी एरेस्टोविक का यह बड़ा दावा सामने आया है। क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर अटैक की तैयारी है। रूस पर विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यूक्रेन ने पहले ही चेता दिया था, पहले ही धमकाया था कि क्रीमिया हमारा अगला निशाना होगा और क्रीमिया को
रूस के कब्जे से मुक्त कराना है। और उसके बाद देखिए किस तरह के हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को फिर उड़ाने की तैयारी तो नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्रीमिया पर किस तरह से अटैक की तैयारी में है यूक्रेन, तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं, क्योंकि इसी कर्च ब्रिज को पहले भी निशाना बनाया गया था। अक्टूबर 2022 की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए ये कर्च स्ट्रेट ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं, ये कितना अहम है ये जानना जरूरी है। क्रीमिया को रूस से जोड़ता है ये ब्रिज। पुल रूसी कब्जे के सिंबल का प्रतीक माना जाता है। पुल उड़ाने से रूसी सेना को मदद जो पहुंच रही है वो रुक जाएगी। पुल की वजह से यूक्रेन पर रूस को बढ़त मिलेगी। पुल से ही रूस ने सैनिकों को यूक्रेन भेजा था। यूक्रेन पर हमले के बाद प्रमुख सप्लाई रूट यही है जिसे बर्बाद करने की कोशिश में है यूक्रेन। तो ये है वजह। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महज चंद घंटों के भीतर ही रूसी सेना ने क्रीमिया पर फतेह कर ली थी। यूक्रेनी फोर्स को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया गया था। मगर साल 2023 में उसी क्रीमिया को लेकर भीषण वॉर छिड़ चुकी है। ज़ेलेंस्की हर हाल में क्रीमिया वॉर फ्रंट को जीतना चाहते हैं। बस इसी मिशन के तहत यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रही है। एक धमाका और पूरा इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठा। आसमान तक आग का गुबार, धधकती लपटें और चारों तरफ मची अफरा तफरी। खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त और भयावह था। ये तस्वीर क्रीमिया पेनिनसुला के सेवेस्तोपोल पोर्ट से सामने आई है, जहां मौजूद ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। रूसी मीडिया के माने तो यूक्रेन के ड्रोन अटैक के चलते ऑयल डिपो तबाह हो गया। 40,000 टन क्षमता वाले 10 टैंक जलकर राख हो गए। इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल रूस की नौसेना करती थी। यह डिपो रूसी फ्लीट के बेड़ों को तेल की सप्लाई करता था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए सेवेस्तोपोल के इस ऑयल डिपो को खाक किया और इस हमले का मकसद साफ था, काला सागर में रूसी नौसेना की पकड़ को ढीला करना, रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जंगी बेड़ों की ऑयल सप्लाई को ठप करना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर फिदाइन ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। 2 दिन पहले क्रीमिया के ही एक ऑयल डिपो को तबाह किया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस काउंटर ऑफेंसिव अटैक की बात यूक्रेन कर रहा था, क्या उसका आगाज क्रीमिया से हो चुका है? कुछ इसी अंदाज में यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर सिलसिलेवार अंदाज में हमला करेगी। क्या ऐसे ही आत्मघाती ड्रोन क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचाएंगे? दरअसल बीते कुछ महीनों में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की आक्रामकता इस बात का संकेत तो दे ही रही थी कि आने वाले वक्त में क्रीमिया रूस और यूक्रेन की सेना के बीच फाइनल फ्रंटियर बनेगा। मगर इससे पता था कि यह सब इतनी तेजी के साथ होगा, इस अंदाज में होगा। जी हां, अगर बात क्रीमिया वाले बैटल ग्राउंड की करें तो बीते चंद हफ्तों में क्रीमिया पर 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, वो भी सिर्फ ड्रोन से।
मसलन क्रीमिया पर पहला हमला, क्रीमिया और सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला। क्रीमिया पर दूसरा हमला, जैनकोई में मौजूद रेल यार्ड पर भी यूक्रेन का हवाई अटैक। क्रीमिया पर तीसरा हमला, लोकोमोटिव डिपो और फ्यूल वेयरहाउस में भीषण तबाही। यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पर लगातार हमले जारी हैं। ड्रोन के जरिए बारूद की बारिश जारी है, ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन ने पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कैसे की? आखिर क्यों क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की के तेवर आक्रामक हो चुके हैं? क्यों यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया से रूस के पांव उखाड़ना चाहता है? क्रीमिया पर यूक्रेन का सीरियल अटैक कहीं बाइडेन का प्लान तो नहीं? या अमेरिका के इशारे पर ही तो यूक्रेन बारूदी अंदाज में क्रीमिया को नहीं दहला रहा? दरअसल ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि एक तरफ यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के देशों ने ज़ेलेंस्की को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। ताजा अपडेट ये है कि ब्रिटेन 100 से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें यूक्रेन को देगा। नेटो के देश जल्द यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेंगे। यूक्रेन ने जापान से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण की मांग की है। इसके अलावा यूक्रेन को जल्द ही कामिकाज़ी ड्रोन भी दिए जाएंगे। मतलब ये कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर इस बार नेटो और अमेरिका ने खुले तौर पर रूस की घेराबंदी कर दी है और जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी जरूर फैल गई है। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया। बीते 24 घंटे में रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं क्रीमिया के जवाब में यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक और बमबारी जारी है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष ने जो कहा था, जो दावे किए थे, एक एक करके सब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं जंग के मैदान में। डोनबास में रूस की एयरबॉर्न फोर्स का हमला हुआ है यूक्रेनी ठिकानों पर। MLRS से किया गया अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर आ रही है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हमले के बाद की पहली तस्वीरें हैं जो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डोनबास में रूस की एयरबॉर्न फोर्स ने ये जोरदार हमला किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और डोनबास में वर्ल्ड वॉर 2 वाली जगह पर पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जमकर नरसंहार हुआ था। डोनबास में 75,000 से ज्यादा सैनिकों के शव आज भी दफन हैं। डोनबास से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त डोनबास के वॉर जोन में ही मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो लोहे के बड़े बड़े 3-3 खंबे आप 2-2 जगह देख रहे हैं, ये दरअसल कोल माइंस के अंदर जाने का रास्ता है और यहीं पर नाजी सेना की तरफ से लोगों को पकड़ कर लाया जाता था और फिर उसे यहाँ शूट करके इस गड्ढे में फेंक दिया जाता था। हम इस वक्त आपको वो गड्ढा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल अभी
जो 3 लोहे के बड़े खंबे हैं और ऊपर से ये मेटल का बना हुआ है, ये उसी तरह है जैसे एक अमर ज्योति होती है, उसी का एक निशान है। वहीं दूसरी तरफ बड़े से कुएं जैसा बना ये गड्ढा, और उसके भीतर का जो ये गड्ढा है जिसे अब सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया, ये खदान के अंदर जाने का रास्ता होता था। उस समय हिटलर की सेना यहाँ पर, चाहे वो सिविलियन हो, वॉर प्रिजनर्स हो, ऑफिसर्स हो, या पास में बने एक कंसंट्रेशन कैंप से पॉलिटिकल प्रिजनर सबको लाकर यहाँ लाती थी और यहीं पर खड़े करके उसे गोली मार के यहीं गड्ढे में फेंक देती थी। और ये संख्या 1-2 नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ मारे जाने वाले लोगों की 75,000 से 1 लाख तक बताई जाती है। यानी दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें से एक जगह ये जगह है, जिस जगह पर कोयले की खदान में 75,000 से 1 लाख तक लोगों को मारकर यहीं पर फेंक दिया गया। उन बॉडीज़ को कभी निकाला नहीं जा सका, क्योंकि खदान के अंदर पानी की वजह से वो अंदर और ज़्यादा चले गए, उन्हें नहीं निकाला जा सका। कुछ एक दर्जन लोगों के शव को आइडेंटिफाई किया गया था, उसे निकाला गया था, और फिर उनके नाम यहाँ देखिए जो हैं वहाँ अंकित हैं। 1941 से 1945 का जो दूसरा विश्व युद्ध, जब सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई, और उसमें से कुछ बॉडीज़ जो कि निकाली गई यहाँ से, उनके नाम यहाँ पर अंकित है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस शहर में रहते हैं, जिनके वो परिजन थे, वो सब अपने उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस मेमोरियल में आते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और फिर यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो एक मेमोरियल बना हुआ है, ताकि लोग अपने उन पूर्वजों को याद करके यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। और वैसे भी इस वक्त जो ताजा जंग चल रही है वो वर्ल्ड वॉर 2 की याद तो दिला ही रही है। देखिए, ज़ेपोरिजिया से अहम खबर है। ज़ेपोरिजिया में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस के हमले में ज़ेपोरिजिया में जबरदस्त तबाही मची है। ज़ेपोरिजिया में कई घर मलबे में तब्दील हो गए। ये ताजा तस्वीरें हैं जो ज़ेपोरिजिया से सामने आई हैं। ताजा अटैक के बाद देखिए ज़ेपोरिजिया में कैसी तबाही बरपा है। और देखिए, इस वक्त ये खबर मिल रही है कि रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद राजधानी कीव की एटमी धमकी सामने आई है। रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव की न्यूक्लियर चेतावनी, यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत विनाशक होगा। ओलेक्सी ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की धमकी दी। युद्ध अब न्यूक्लियर खतरे के मुहाने पर पहुंच गया है, ये यूक्रेन खुद मान रहा है। तो बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि क्या न्यूक्लियर वॉर वाकई होने वाली है। यूक्रेन ने रूस के परमाणु प्लांट पर हमले की खुली धमकी दे दी है। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर रूसी कब्जे का बदला चाहता है यूक्रेन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, सीधे तौर पर यह बताया गया है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से लोगों की जान पर खतरा है, ओलेक्सी रेजनिकोव ये कह रहे हैं। और ओलेक्सी रेजनिकोव कौन है? रक्षा मंत्री हैं यूक्रेन के। सवाल ये कि अब यूक्रेन करेगा क्या? क्या यूक्रेन रूस पर विध्वंसक हमला करने जा रहा है? क्या यूक्रेन रूस पर परमाणु हमला कर देगा? क्या रूस में घुसकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया जाएगा? क्या यूक्रेन रूस से ज़ेपोरिजिया प्लांट का अब बदला लेने वाला है? क्योंकि इस प्लांट पर तो रूस का पूरी तरह से कब्जा है। और यूक्रेन की धमकी के मायने क्या हैं, अब हम आपको यह समझाते हैं। ज़ेपोरिजिया प्लांट के पास रूस यूक्रेन की जंग चल रही है। दोनों तरफ से प्लांट के पास हो रही है गोलीबारी। भीषण जंग की वजह से ज़ेपोरिजिया प्लांट पर खतरा है। IAEA भी प्लांट से रेडिएशन के खतरे पर कर चुका है आगाह। न्यूक्लियर प्लांट ठप पड़ने से ब्लास्ट की आशंका बरकरार है और ऐसे में यहां पर जंगी चिंगारियां सुलगती नजर आ रही हैं। और अब राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी ने जय बजरंग बली से भाषण की शुरुआत की और कहा कि ईवीएम का बटन बजरंग बली बोलकर दबाना है। पीएम मोदी कांग्रेस को
कहते हैं कि कांग्रेस को बजरंगबली बोलकर सजा देना, 140 करोड़ जनता ही मेरा रिमोट कंट्रोल है, जिसको देखो मोदी को गाली देता रहता है। कर्नाटक की जनता गाली देने वालों को सजा देगी, ये कहा है आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। फर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। और आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हमला बोला। पीएम ने कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया पर निशाना साधा कि वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कर्नाटक को एटीएम की तरह यूज करने का आरोप भी लगाया। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के? वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन सबको पलटना चाहती है। हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य नंबर। बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। और आज कर्नाटक में पीएम मोदी अपनी 2 रैलियों में भाषण की शुरुआत और अंत जय बजरंगबली के नारे के साथ करते नजर आए। सुनाते हैं आपको। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं आजकल उनके जुबान पर बजरंग बली का नाम है। पीएम मोदी के कर्नाटक में प्रचार को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 5 मई से 3 दिनों के कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 5 मई से 7 मई तक पीएम का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार होगा। 5 मई को तुमकुर बेल्लारी में पीएम मोदी की रैली होने जा रही है। 6 मई को कर्नाटक में पीएम मोदी के 2 रोड शो होंगे। 7 मई को कर्नाटक में पीएम मोदी की 4 रैलियां की जाएंगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं। पूरी ताकत, पूरा जोर लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी हैं, और ऐसे में जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने तय किया कि आखिरी दौर का जो प्रचार रहेगा, जो आखिरी 1 हफ्ते बचे हुए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 3 और रैलियां होंगी। जैसा कि आपने बताया कि 5, 6 और 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। और एक बात और गौर करने की है कि इनमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मैसेज ये देने की कोशिश है कि रैली में तो जनता आती है, लेकिन रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता के बीच जा रहे, जनता के पास जा रहे हैं। बिल्कुल, बताने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। सनसनी फैलाने के लिए ईडी ने संजय सिंह का नाम लिया। यह कहा है आम आदमी पार्टी ने, पहली बार ईडी ने किसी से माफी मांगी है। आम आदमी पार्टी कह रही है ईडी ने चिट्ठी लिखकर संजय सिंह से माफी मांगी है। आज केंद्र ने आम आदमी पार्टी से माफी मांगी है, यह कहा सौरभ भारद्वाज ने। ईडी विपक्ष को डराने का काम करती है, यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईडी पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है, उस ईडी ने संजय सिंह जी से माफी मांगी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील जोहेब हुसैन साहब का संजय सिंह जी को लिखा हुआ पत्र है, जो उन्होंने अपने अफसरों के बिहाफ पे संजय सिंह जी को लिखा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी पड़ी है। और इस वक्त की अहम खबर, अतीक के वकील के घर से हथियार बरामद किया गया है। सौलत हनीफ के घर से 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। सौलत हनीफ के घर से कारतूस भी बरामद किया गया है। सौलत के घर से एक मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है। अतीक अहमद ने दी थी वकील सौलत हनीफ को ये पिस्टल। और इस वक्त की अहम खबर, अतीक के वकील के घर से हथियार बरामद किया गया है। सौलत हनीफ के घर से 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। सौलत हनीफ के घर से कारतूस भी बरामद किया गया है। सौलत के घर से एक मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है। अतीक अहमद ने दी थी वकील सौलत हनीफ को ये पिस्टल। कर्नाटक चुनाव में गरमाया बजरंग बली का मुद्दा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। दिल्ली में बैठा शाही परिवार कर्नाटक के नेताओं को रिमोट से करता है कंट्रोल। एनसीपी के नए अध्यक्ष का नाम लगभग तय। सुप्रिया सुले बनेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजित पवार संभालेंगी महाराष्ट्र का कार्यभार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, नेताओं में नहीं है कोई मतभेद। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 21 फरवरी को मारने की हुई थी कोशिश। सीसीटीवी में उमेश पाल की गली के पास दिखे अतीक के शूटर। बाइक पर थे शूटर गुलाम और उस्मान। जैपकॉस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के घर से 38 करोड़ का कैश बरामद।
दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम समेत 19 ठिकानों पर रेड, कैश के अलावा संपत्ति और कीमती सामानों के दस्तावेज जब्त किए गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिमा, सुमेरा और प्रत्यूष। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक के सियासी रण की। कर्नाटक के सियासी रण में पीएम मोदी आज 3 रैलियां की और सभी रैलियों में पीएम मोदी बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। कुछ इसी तरह का माहौल दक्षिण कन्नड़ के मुदाबिद्रे में भी नजर आया। आप देखिए। आज कर्नाटक के सियासी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदाबिद्रे में चुनावी रैली को संबोधित किया। शुरुआत जय बजरंग बली के उद्घोष से हुई। बजरंग बली की, बजरंग बली की। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लिया। बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। बीजेपी ने बजरंग दल पर कांग्रेस के प्लान को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। कल पूरे कर्नाटक में बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम रखा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र से निकला बजरंग दल का जुमला सियासी मैदान में आते आते बजरंग बली में बदल गया है। बीजेपी ने इसे चुनाव का अहम मुद्दा बना लिया है। बजरंग बली को लेकर पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेस पर वार किया और कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की तैयारी है। बजरंग बली के नाम पर सियासी घमासान में गर्मी पैदा करने के लिए बीजेपी से जुड़े संगठन ने अब पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत कल पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। ये कार्यक्रम कल शाम 7 बजे होगा। ये कार्यक्रम कर्नाटक के मंदिरों और ग्राम पंचायत में कराया जाएगा। प्लान के तहत शहरी इलाकों में भी हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। हालांकि बीजेपी नेताओं की बयानबाजी बजरंग दल को लेकर की जा रही है, लेकिन कल होने वाले हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में बीजेपी फ्रंट पर नहीं रहेगी। कल का कार्यक्रम वीएचपी और हिंदू संगठनों के बैनर तले किया जाएगा, लेकिन इससे मिलने वाले सियासी फायदे को बीजेपी पूरा भुनाने की कोशिश करेगी। कर्नाटक चुनाव में अब बजरंग बली ने एंट्री ले ली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिक्र तो बजरंग दल का था, लेकिन बीजेपी ने इसे बजरंग बली के नारे में तब्दील कर दिया और 24 घंटे के अंदर कर्नाटक का चुनावी माहौल बदल गया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे ने बीजेपी को ऐसा मौका दिया कि 24 घंटे के अंदर पार्टी ने अपना नारा ही बदल दिया। बजरंग बली के इसी उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के अंकोला में चुनावी हुंकार भरी। आज मैं जितना काम करता हूं, उससे अनेक गुना काम करूंगा और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग बली का नारा लगाने के बाद पीएम मोदी ने अंकोला की जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि आपका आशीर्वाद मेरे अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने अपने भाषण को भी बजरंग बली के नारे के साथ खत्म किया। कर्नाटक के सियासी समर में उस वक्त गर्माहट बढ़ गई जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो यहां भी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। कांग्रेस का दावा है कि अगर कर्नाटक में सरकार बनती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। चुनाव को लेकर पहले से ही गर्म राजनीतिक माहौल कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद उबाल पर है और इसकी आंच कई राज्यों तक पहुंच गई है।
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस पर आक्रामक हमला बोला है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को बैन करेंगे। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। और वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में हिंदू टेरर के नाम पर साजिश रच रही है। तेजस्वी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पे बैन करने की बात कही है, अब वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण जब शुरू किया तो बजरंग बली के उससे किया और चैंटिंग से, और ख़त्म भी उस पर किया। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कर्नाटक में? देखिए, बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी ने ये हिंदू टेरर को एक साजिश के रूप में शुरू करने के लिए बहुत प्रयास किया था। यूएस कॉन्सुलेट के साथ भी उन्होंने 26/11 टेररिस्ट अटैक के बाद जब बात कर रहे थे तब भी इसका उल्लेख उन्होंने किया था। आज ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक संगठन को, राष्ट्रभक्त संगठन को पीएफआई जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समतोलन करने का जो चीज़ है, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी टू मेलाइन द हिंदू कम्युनिटी। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका की जनता ठीक तरीके से जवाब देगी। बजरंग बली की सियासी आंच राजस्थान में भी महसूस की जा रही है। सूबे के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। बजरंग बली का नारा कर्नाटक में बुलंद किया जा रहा है, लेकिन इसकी सियासी गर्माहट राजस्थान से लेकर एमपी में महसूस की जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है तो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। अपनी बात पर जोर डालने के लिए कैबिनेट मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया। बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि बजरंग बली के लिए क्या कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान के आपदा एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बजरंग दल में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो कभी गाय के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या तक कर देते हैं। बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी बजरंग बली का विरोध कर ही नहीं सकती। दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बजरंग दल से पीएफआई की तुलना को अफसोसनाक बताया और कहा कि कांग्रेस हताशा में ऐसा कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है और कहा है कि अगर सरकार में आते हैं तो ऐसे संगठन जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कांग्रेस सत्ता के लिए इतने नीचे गिर सकती है ये देश के लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन जिसका काम राष्ट्र को समर्पित है, जिसका काम राष्ट्र को आगे ले जाना है, राष्ट्र के युवाओं को तरक्की के रास्ते में लेके जाना है, और जो है पीएफआई जो आतंकवादी संगठन जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश को फिर से बांटना चाहते हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, ये इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये शर्मसार घटना है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज भी आहत है। बजरंग दल सब मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस को ऐसे नसीहत मिलना चाहिए कि ऐसी घटना ना करे वो। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर कुछ बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने देश के नौनिहालों को क्या मंत्र दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूल जाते हैं, ऐसा करो,
कौन करता है? ऐसा करो, चलो ऐसा करो। सर ठीक है सर, ऐसा करो, गलती हो जाता है। चलिए पढ़ाई करोगे, अब पढ़ाई करोगे। अच्छा तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे? क्या बनना है? पढ़ोगे? पढ़ के क्या बनना है? कुछ बनना नहीं है। तुम्हें क्या बनना है? पुलिस। वाह। तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सिक्योरिटी। अच्छा। तुमको पीएम बनने का मन नहीं करता है? सर आपके जैसा बनने का मन है? पीएम बनो। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के सियासी रण में जोरदार तरीके से प्रचार कर रही हैं। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि आजकल सरकार चुराने वाले आ गए। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताओ, की जो सरकार बनेगी उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। कर्नाटक के चुनावी रण में कुछ इस तरह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आजकल देश में तरह के चोर है। कोई आपके घर में आके आपका टीवी या कुछ चुराता है, वो एक तरह का चोर होता है। कोई दुकान में घुस के पैसे चुरा लेता है, मेरे जैसे कोई दिल चुरा लेता है। लेकिन आजकल सरकार चुराने वाले छोड़ दिया गया। और सबसे बुरी चोरी यही है, आपका लोकतंत्र चुरा रहे हैं, आपकी शक्ति चुरा रहे हैं, आपकी संपत्ति चुरा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने पर सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा की ओर से बयान इस पर सामने आया है। पीएफआई पर दर्ज 175 केस कांग्रेस सरकार ने वापस लिए, ये नड्डा ने सवाल उठाया है। पीएफआई के 1600 कार्यकर्ता को कांग्रेस ने रिहा किया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मती मारी गई है, ये भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया। आपको बता दें कि आज कर्नाटक के रामनगर मगडी में जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक के बागड़ी रामनगर में रोड शो चल रहा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आपको सबसे पहले मैं दिखाऊं यहाँ का नज़ारा। ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे देखिए कैसे लोग जो है दोपहर में धूप में यहाँ आकर और इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लगातार रोड शो कर रहे हैं कर्नाटक में। मैं आगे भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह की भीड़ है यहाँ पर और किस तरह के यहाँ पे जो लोकल कठपुतली डांस है उसको लेकर भी लोग कर रहे हैं। नड्डा जी से 2 सवाल पूछना चाहेंगे। नड्डा जी, आप लगातार महीनों से रोड शो रैलियां कर रहे हैं, अब ये आखिरी चरण है, क्या लग रहा है आपको कर्नाटक में अब किस ओर जा रही है राजनीति? देखिए, कर्नाटक में लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को अमोद जी आशीर्वाद देने का। ये जो जहां हम खड़े हैं रामनगर, एक समय में जेडीएस का गढ़ होता था, आज वो गढ़ ढह चुका है। आप देखिए उत्साह, देखिए गर्मी में इतने ज्यादा लोग और किस उत्साह के साथ खड़े हैं। तो इसलिए बड़े बड़े गढ़ ढह गए हैं और लोग उनको आराम देना चाहते हैं, बीजेपी को काम देना चाहते हैं और बीजेपी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। आज के डेट में बीजेपी जहां भी जाती है, आम नेता जहां भी जाता है, पिछले 3 दिनों से एक बात सबके मन में है जो पूछा जा रहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की क्या जरूरत थी अभी कांग्रेस? जिसकी जैसी सोच है, हमेशा आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है, लेकिन उनको न कोई मानता है न सीरियसली लेता है। जहाँ तक पीएफआई का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था, ठोस आधार पर गैर राष्ट्रवादी ताकतें वहाँ जुड़ी हुई हैं और उसको बैन करना हमारा काम है। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, पहले तो सिद्धारमैया कर्नाटक की जनता से माफी मांगे, जिसने पीएफआई के 175 केस उनके खिलाफ थे जो उन्होंने वापस लिए, 1600 लोगों को जेल से रिहा किया और आप बोलते हैं पीएफआई बैन करेंगे। अरे तुम क्या बैन करोगे, हम कर ही चुके हैं, अब आपकी क्या हो सकता है। आज एक सर बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा किया है एसडीपीआई ने, जो पीएफआई का
पॉलिटिकल चेहरा एसडीपीआई ने कहा है कि हम कांग्रेस और जेडीआई को समर्थन देते हैं पूरे राज्य में। ये गैर राष्ट्रवादी ताकतें ही तो कांग्रेस की ताकत है, उन्हीं के साथ तो खड़े होते हैं, तो ये इसमें कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है। कांग्रेस उनकी आवाज है, कांग्रेस उनकी बात कहती है, उनका समर्थन करना एसडीपीआई का काम है। कितना स्कोर बनाएगी आपकी पार्टी बीजेपी, कितना स्कोर बनाएगी? आराम से हम बहुमत पे आ रहे हैं, आने वाले समय में आपको संख्या भी बता दूं। अध्यक्ष मामले पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है। अपने मन से कोई कयास ना लगाएं, ये भी कहा। पवार साहब ने वक्त मांगा है, उन्हें विचार करने दें, कहना था प्रफुल्ल पटेल का। कोई फैसला होगा तो हम खुद बता देंगे। बैठक में सुप्रिया के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये भी साफ कर दिया है। खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने इनकार कर दिया। आज उनकी कोई बात को, उनकी कोई वाणी को हम ऐसे ही कहे कि भाई आपने कुछ बोला और कल बदल दो, हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए। इसलिए आज भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बड़े, आपने देखा होगा, उत्सुकता के साथ चाहते थे कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर बहुत सारे नेता आए, और ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की। चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, बाकी भी और हमारे पदाधिकारी इधर उधर से आए थे बाहर के राज्यों से। तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं। एनसीपी में जारी घमासान के बीच अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। पोस्टर में अजीत पवार को भावी सीएम बताया गया है। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एनसीपी में एक तरफ नए अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पार्टी अध्यक्ष की रेस में अजित पवार पिछड़ते नजर आए तो उनके समर्थक भावी सीएम बताने वाले पोस्टर लगाने लगे। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगा ये पोस्टर देखिए। परली कस्बे में लगे इस पोस्टर में एनसीपी नेता अजित दादा पवार को महाराष्ट्र का भावी सीएम बताया गया है। पोस्टर में अजित पवार की बड़ी तस्वीर के साथ शरद पवार, जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले को भी जगह दी गई है। एक हफ्ते पहले मुंबई में भी अजित पवार को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे। मुंबई यूथ एनसीपी अध्यक्ष ने एनसीपी के एक कार्यक्रम से पहले चेंबूर इलाके में जगह जगह पोस्टर लगाए थे। ठीक उसी दिन नागपुर में भी अजित पवार के समर्थन में पोस्टर लगे थे, जिसमें एनसीपी कार्यकर्ता उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। पोस्टर में लिखा गया था कि अजित पवार का मुख्यमंत्री बनना पक्का है। कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में अजित पवार ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उनके पक्ष में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और वहीं एनसीपी में मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे ने संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया। क्या है राणे का आरोप, आप देखिए। देश की सियासत में भूचाल लाने वाली शरद पवार के इस्तीफे की खबर को बीजेपी नेता नीतीश राणे ने नया एंगल दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना के संजय राउत पर पवार परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। आज पवार कुटुंब में हो रहा है, फैमिली में जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वही उस वक्त बाला साहब ठाकरे के भी फैमिली में आग लगाने वाले यही संजय राउत था। इसी के जैसे बदमाशों के वजह से बाला साहब ने आखिर में वो डिसीजन लिया। उनको उनके घर में राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे और बाकी के फैमिली मेंबर्स में झगड़ा लगाने वाला यही था, जो आज पवार कुटुंब में, पवार फैमिली में वही आग लगाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने संजय राउत पर करारा हमला किया, उन्हें परिवार को तोड़ने वाला बताया। ये आदमी संजय राउत, ये जो शकुनी मामा इसको बुलाते, ये शकुनी मामा बाला साहब से लेके पवार साहब से लेके अभी उद्धव ठाकरे तक। यूपी निकाय चुनाव में उपेश पाल की पत्नी भी कूद गई हैं। पोस्टर के जरिए जयापाल बीजेपी को समर्थन देने की अपील कर रही हैं। यूपी निकाय चुनाव में इस बार माफिया राज के अंत का मुद्दा उठाया जा रहा है। नेता मंच से इसका जिक्र कर वोटर्स को लुभा रहे हैं। तो वहीं उमेश हत्याकांड के बाद अतीक को मिट्टी में मिलाने का वादा पूरा करने का हवाला देते हुए उमेश पाल की पत्नी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर गई हैं।
उमेश पाल की पत्नी जयापाल के नाम से बने इन पोस्टर्स को शेयर किया जा रहा है, जिसमें जयापाल योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए मतदाताओं से अपील कर रही हैं कि सीएम ने अतीक को मिट्टी में मिलाने का वादा पूरा किया, लिहाजा वोटर्स बीजेपी को वोट दे। जयापाल के पोस्टर में उमेश पाल की भी तस्वीर है, जिसमें यह भी अपील की गई कि अगर प्रदेश को भयमुक्त बनाना है तो योगी जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि वो प्रदेश के बाकी माफियाओं को भी मिट्टी में मिला सके। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले उमेश पाल की पत्नी कई बार मीडिया के सामने आई थी और अपने पति की हत्या का बदला लेने की अपील की थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पहली बार उमेश पाल की पत्नी से जुड़ा ये पोस्टर सामने आया है, जिसमें निकाय चुनाव की सरगर्मी दिख रही है। अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात हत्या कर दी गई थी।